अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, क्वांटाइज्ड रेडियाई के बाद आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उस ऑर्बिट में रहते हुए उसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। अब ये जिस तरह आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई में ये सीखा कि जो रेडियस होता है किसी भी ऑर्बिट का, ठीक है, उस रेडियस में एक कांस्टेंट वैल्यू या एक फंडामेंटल वैल्यू ज़रूर मौजूद होती है। किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस है, हर ऑर्बिट के रेडियस के अंदर वो फंडामेंटल वैल्यू ज़रूर मौजूद होती है जिसे क्वांटा बोलते हैं। इसी तरह से किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में आप चाहे हैं फर्स्ट में हैं या सेकंड में हैं या थर्ड में हैं, तो जो टोटल एनर्जी है उस एनर्जी की वैल्यू में हमेशा एक कांस्टेंट या फंडामेंटल एक वैल्यू ज़रूर आती है। उस फंडामेंटल या कांस्टेंट वैल्यू को एनर्जी का क्वांटा बोलते हैं। तो हम एनर्जी का वो क्वांटा भी डराइव करेंगे और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, सो ये काइनेटिक एनर्जी भी है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है बच्चों, ये जो वेलोसिटी है, ये पिछले लेक्चर में हमने इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाया था। आपको याद होगा, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वहाँ से मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv²/r, और ये हमारी जो फोर्स है ये हमने निकाली थी ke²/rn²। बच्चों, अब rn और rn कैंसिल हो गए तो हमारे पास mvn² इज इक्वल टू ke²/rn। बच्चों, इस वैल्यू को आप इसे कह लें इक्वेशन 1 और इसे कह लें इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये जो mv² है इसको आप यहाँ पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट विल बी 1/2 और mv² की जगह ke²/rn। सो हम इसको लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं ke²/2rn। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी एंड इसे आप इक्वेशन 3 कह लें। अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब हम ड्राइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है जी। तो वर्क जो है आपने पढ़ा है किसके बराबर होता है? QV के बराबर होता है। Q चार्ज है और V क्या है? पोटेंशियल। बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से अगर मैं W निकालूं तो Q इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। W क्या आ जाएगा? QV। तो W की जगह मैंने QV पुट किया। अब Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन वो E के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा -E कैपिटल V। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमने पढ़ा, ये बराबर होता है ke/rn। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई -ke²/rn। तो इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 4। लें जनाब, हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली। अब टोटल एनर्जी निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है जी? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई है? ke²/2rn प्लस पोटेंशियल एनर्जी -ke²/rn। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -ke²/2rn। बच्चों, ये आ गई टोटल एनर्जी और इसे नाम दे लें इक्वेशन 5।
तो ये है टोटल एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो -ke²/2rn के बराबर है। अब ये माइनस क्यों है, एनर्जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये एक बाउंड सिस्टम है, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बाउंड सिस्टम बना रहे होते हैं और बाउंड सिस्टम में जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो अपनी लोएस्ट वैल्यू पे होती है, इसलिए बाउंड सिस्टम की वजह से ये एनर्जी नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो Rn है ये क्वांटाइज्ड रेडियस था, इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। इसकी जो जनरल वैल्यू थी वो क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी n²h²/4π² और m। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -ke²/2rn, सॉरी 2 तो वैसे ही लिखा Rn की जगह, n²h²/4π²ke²/m। ये वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर न्यूमरेटर के साथ जाके, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बन जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी -ke² और 4π² इंटू m, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2n² इंटू h²। अब ये देखें k और k मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा k², e² मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा e4। उसके बाद ये π² भी आ जाएगा, साथ में m भी आ जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय n²h²। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब इसमें देखें अगर मैं n को साइड पे निकाल लूँ -1/n², तो मेरे पास यहाँ पीछे बचता है 2k² e4π²m/h²। ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। k जो है ये ज़रा आपने, ये n है और ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये देखें 2 हो, ये कूलम कांस्टेंट है, ये चार्ज है, पाई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। अगर हम इन सारी ये जो एक्सप्रेशन है इन सब की वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ आती है 2k² e4π²m/h²। ये आती है हमारे पास, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लें तो ये हमारे पास आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ये आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाय n²। ये हमने एनर्जी के लिए जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। अब ये सारे ऑर्बिट्स के लिए ही ठीक है, अब चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। तो अब हम ज़रा डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए इस एनर्जी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बता रही है। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में हैं तो हम n पुट करेंगे 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हम n पुट करेंगे 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है वो आ जाएगी -13.6/1², तो ये आ गई -13.6। अगर हम n2 पुट करें दूसरे ऑर्बिट के लिए, फॉर सेकंड ऑर्बिट हम पुट करेंगे n2, तो हमारे पास जो एनर्जी है E2 ये आ जाएगी -13.6/2², ये आ जाएगी -13.6/4। इसी तरह से आप थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालें तो वो आ जाएगी E3 इज इक्वल टू -13.6/9। अगर आप चौथे ऑर्बिट के लिए निकालें तो -13.6/16। आप देख रहे हैं चाहे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो, सेकंड की हो, थर्ड की हो या फोर्थ की हो, एनर्जी की हर वैल्यू में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़रूर आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, ये एनर्जी का क्वांटा है। सो एनर्जी का जो क्वांटा है ये किसके बराबर है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। सो हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट में आप एनर्जी निकालेंगे, हर ऑर्बिट की एनर्जी में ये एनर्जी क्वांटा ज़रूर होगा, ठीक है। हर एनर्जी जो है वो इसको ज़रूर कंटेन कर रही है। सो इसका मतलब है कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एनर्जी की हर वैल्यू में एक फंडामेंटल वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। तो इस फंडामेंटल या कांस्टेंट वैल्यू को या इस क्वांटा को हम E0 कह देते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हमारा ये जो एक्सप्रेशन है
ये बन जाएगा यही एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। इसमें जो ई नॉट है ये एनर्जी क्वांटा है। इस एक्सप्रेशन को देखकर आप देख सकते हैं कि जो हम नेक्स्ट ऑर्बिट में चलते जाते हैं, हमारा जो ऑर्बिट का नंबर है वो बढ़ता जाता है, तो उसके साथ साथ जो टोटल एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर एन बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू जो है ये लेस नेगेटिव होगी। अब लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जो आप न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जाके, अगर हम इन्फिनिटी पे जाके ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम n को क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो En है ये आ जाएगा माइनस ई नॉट ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एनीथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पे ये एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उससे पीछे ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। लेकिन जो आप न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे ये एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब डिफरेंट टर्म्स हैं एनर्जी के लिए, दो तीन जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम किसको कहते हैं, ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हम उस एनर्जी लेवल को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अपनी कम तरीन वैल्यू पे होती है, यानी कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है, आमतौर पर इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, यहीं पर जो उसकी एनर्जी है वो लोएस्ट होती है। लेकिन जब ये इससे अगले ऑर्बिट में जाता है, मसलन अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, यहाँ पे है, तो उसकी जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट कहलाए, उसका जो एनर्जी लेवल है वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो जो उससे अगले वाला ऑर्बिट है वो कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड लेवल के बाद जो एनर्जी लेवल्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, एक्साइटेड स्टेट्स। अच्छा, अब अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना हो तो उसको हम जो पोटेंशियल देते हैं उसको कुलेयन के जरिए या किसी और मैकेनिज्म से, तो जो भी हम उसको पोटेंशियल देते हैं उसे कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वांटाइज्ड एनर्जी वाला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने बोहर मॉडल को डिस्कस किया, उस मॉडल के मुताबिक क्वांटाइज्ड रेडियस निकाला, फिर क्वांटाइज्ड एनर्जी निकाली, एनर्जी लेवल्स को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे एक्स रेज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।